चलो गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. आफ्टरनून बच्चा। क्या यार लाइट नहीं है क्या? ओ लाइट नहीं है। लाइट बहुत देर से लगाएंगे। चलो इतना चार्ज ही आ चुका है। अच्छा, आपकी रूटीन क्लास 246 में होती है क्यों भाई? चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीट का पेपर ये वाला तो बहुत आसान ही था, ऐसा दम वाली चीज उसमें थी ही नहीं। क्यों भाई? जी सर, आसान है तो। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी से था तो फिर 3 चैप्टर्स में एनसीईआरटी से और कौन सा तीरंदाजी हो सकती है भाई? फैक्चुअल चीजें हैं, उधर ऑर्गेनिक भी था, सब रटने वाली चीजें थी, और इधर ऑर्गेनिक केवल था। फिजिकल होता थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी होता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन फैमिली। अच्छा, आज बेटा मेरा एक 4 बजे से उसका कोई सीपीटी टेस्ट होता है। उसमें शायद केमिस्ट्री और फिजिक्स से केवल होता है, तो 4 बजे से एक रैपिड फायर मेरा लगा होगा। तो ये क्लास हम आपकी 3 बजे तक लमसम छोड़ देंगे, 3 सवा 3 तक। फिर उसके बाद हमें कोचिंग जाना होगा रैपिड फायर के। तो इस सेशन को हम लोग 1 घंटे चलाएंगे, 1 घंटे कंटिन्यू करेंगे। सर उसमें एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे या क्वेश्चन पूछेंगे? आज यस सर, यूट्यूब वाली पे। एनसीईआरटी खोल के आपसे पूछता चलूं, आगे बढ़ता चलूं। हाँ ये सर, आप वैसे ही करते रहिए तो वैसे सही रहेगा, रिवाइज होता जाएगा पूरा। भाई कार्बन फैमिली में पूरा एनसीईआरटी सामने खुली है, एक एक लाइन को मैं पढ़ता चलूं, एक्सप्लेन करता चलूं और आपसे पूछता चलूं। एक विकल्प ये भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है मैं लिख लिख के सब पढ़ाऊं तो टाइम लगेगा। सर इसमें तो ऐसे ही पूछते जाइए। हाँ, मुझे लगा भाई और कंपाउंड सर, लिया है। हम यूट्यूब वाली भी पूछ रहे थे। यूट्यूब में आज 15, 16, नहीं, 17, 18 और डी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे, या मान के चलो कि स्लाइड में जो क्वेश्चंस हमने बनवाया है 25-30 के आसपास होंगे, और उन्हीं को हर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो अगर उस यस क्वेश्चन सर, से रिलेटेड 2-4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, मान के चलो 100, 125, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। उसमें पी ब्लॉक भी है, टी ब्लॉक भी है। यस सर, कोऑर्डिनेशन भी। सर आज वाले में हाँ, कोऑर्डिनेशन हमने दूसरे टीचर को दे दिया। अब देखते ठीक है हैं सर, कैसा करवाएगा, नहीं तो फिर बीच में हम ही आ जाएंगे। ठीक है सर। नहीं तो कार्बन को क्या करना, मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा या इसको पढ़ता चलूं, एक्सप्लेन करता चलूं? सब वही बस सर पढ़ते जाइए, एक्सप्लेन करते जाइए, हो जाएगा। आप पूछते जाइए। हाँ, तो मान लो जब एक्सप्लेन करेंगे पूछेंगे। क्यों भाई, बाकी लोग अपनी ओपिनियन दीजिए। बोलो बच्चा लोग। सर बच्चे ने चैट में कुछ लिखा है, देख लीजिए।
हाँ अच्छा, तभी तो कुछ भी लिखो है, तभी तो कुछ भी लिख अरे सर ऊपर ऊपर। सर्च नहीं नहीं, वो एक्चुअली होता है ना, चैट देखने के लिए बेटा स्क्रीन को छोटा बड़ा करना पड़ता है। सर थोड़ा टेस्ट कम करवा दीजिए, नहीं तो टेस्ट कम करने की बात कर रहे हो, हमको लग रहा है एक दो टेस्ट को बढ़ ही जाए। नहीं तो एक काम करो ना, आपको हर टेस्ट देना जरूरी सर अपने अकॉर्डिंग देना सर, सब लोग आप जरूरी थोड़ी है सारे टेस्ट। हर टेस्ट दो, ये जरूरी नहीं है। यस सर। टेस्ट को स्टैंडर्ड मान लो, बाकी आपको टेस्ट मिला है, आप दे रहे हो तो कंसीडर ये मान के चलो कि वो सिर्फ आप क्वेश्चन कलेक्शन कर रहे हो और एग्जामिनेशन हॉल की फीलिंग आप ले रहे हो। एक दो टेस्ट को आप पैरामीटर बना लो जिससे आप अपनी प्रोग्रेस चेक करोगे। देना हर टेस्ट है, लेकिन एक दो टेस्ट को आप पैरामीटर बना लो जिससे अपनी प्रोग्रेस चेक करो। कोई बाकी के लिए आपको ये मान लो कि आपके पास ढेर सारा क्वेश्चन बैंक होता चला जा रहा है और एग्जाम के पहले सारे क्वेश्चन हमारे तैयार होने चाहिए, बस। हर टेस्ट के कारण तैयारी करोगे तो न कर पाओगे। भाई सीपीटी में क्या है, पूरा तुम्हारा पी ब्लॉक आ रहा है, डी ब्लॉक आ रहा है, कोऑर्डिनेशन आ रहा है। एक तरह से देखा जाए कि 12th की पूरी इनऑर्गेनिक आ रही है, तो कहाँ तैयार कर सर पाओगे? सर जो फुल लेंथ देते हैं वो ये दे सकते हैं अब वही सीपीटी होता वाले। है। तो आप यस एक नीट को स्टैंडर्ड मान लो और एक कोई अगर शुरू से फॉलो किसी को कर रहे हो जो चैप्टर वाइज वगैरह चल रहा था, तो किसी दो टेस्ट को आप स्टैंडर्ड मान लो, बाकी टेस्ट आप दो और ये मानो कि हमको एग्जामिनेशन हॉल की फीलिंग लेनी है और क्वेश्चन कलेक्ट करना है, बस। थैंक यू सर। ऐसे डर लग रहा था बहुत कि नो नो नो, हर टेस्ट नहीं, हर टेस्ट दोगे तो फिर पागल हो जाओगे, सही बात है। सर लेकिन मार्क्स कम हो जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमने क्या कहा, सर अच्छा नहीं लगता सर, टेस्ट तो फिर हमने क्या नंबर नहीं है तो मजा नहीं आता। टेस्ट को आप ये मान के चलो सिर्फ एग्जामिनेशन फीलिंग के लिए, क्वेश्चन कलेक्शन के लिए। जैसे मान लो सर सीपीटी इतना भी मान के चल रहे हो, अच्छा नहीं लगता उसके बाद सर। होता है, होता है। सर नहीं नहीं हमने सर कहा कि बहुत अगर ये हो जाता है। आप जो कह रहे हो बिल्कुल वो सही बात, साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमने कहा जिन दो टेस्ट को आप स्टैंडर्ड मान के चलोगे, जब उनकी परफॉर्मेंस आपकी डे टू डे इंप्रूव होती चली जाएगी ना, तो इन टेस्टों के कारण जो थोड़ा सा निगेटिविटी आएगी वो काउंटर हो जाएगी। दिक्कत तब होगी जब तुम हर टेस्ट तैयार करके देने की कोशिश करोगे, हर में परफॉर्मेंस खराब होगी, तो वो चीजें बहुत डिप्रेस करेंगी। यस सर यही होता है। इसीलिए आप एक दो टेस्ट को स्टैंडर्ड मानो कि ये हमारी एनालिसिस है। मान लो बाकियों को तुम एग्जामिनेशन फीलिंग के लिए और क्वेश्चन कलेक्शन के लिए दोगे, उनमें थोड़ी सी रैंक खराब होगी, लेकिन जिनको तुमने स्टैंडर्ड माना है अगर उसमें बेहतर परफॉर्म करते जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार हम तो उसको मान के ही चल रहे हैं कि क्वेश्चन कलेक्शन करना है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। सर एक के चक्कर में सब बेकार होता है। भाई तुम न बताओ, घर का ना घाट का। अब अगर तुम सीपीटी दोगे, केमिस्ट्री में इतने टॉपिक आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पूरी आ रही है 12th की, तो ऐसे ही नहीं होगा, कैसे इतना तुम तैयार कर लोगे यार? कल के टेस्ट में सर देखो सिलेक्शन जिस बैच में आपको, इस बैच में सिलेक्शन मेहनत के साथ साथ बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। आप 12th जस्ट करके नहीं आए हो, आपको केमिस्ट्री को जानना नहीं है बिल्कुल एबीसीडी से, प्लानिंग बेहतर करनी है। यस सर। अब एसआरबी के लिए सारा टेस्ट फ्री होता है और बच्चे कोशिश करते हैं हम हर टेस्ट को देंगे और हर टेस्ट में एनालिसिस करेंगे, तो फिर तो गड़बड़ होगा ना। और ज्यादा हो रहा नहीं, ऐसा ही हो रहा तो फिर आप छोड़ ही दो ना, आप टेस्ट होने के बाद पेपर कलेक्ट कर लिया करो, बाकी सिर्फ एक दो टेस्ट स्टैंडर्ड मानो उसी को दो, अगर नहीं मैनेज हो पा रहा इस तरह से। सर पेपर नहीं मिलता है ऑफलाइन देते हैं तो। अरे किसी दिया होगा यार, पेपर तो मिल ही जाएगा बाद में सॉल्व करने के लिए, ग्रुप का कोई बंदा तो दे ही रहा होगा ना। ऑनलाइन मिल जाता है सर। या पेपर हम भेज दिया करेंगे। अब लेकिन ये कहना देना नहीं पता चले कि एमएससी नहीं बताएंगे। तो बच्चों का मतलब लेने के देने पड़ जाए, हम होम करने गए। सब टीचर सर यही बताते हैं सर, सबको यही कहता है, कोई एक दो टेस्ट दो। सर यही रहेगी बातें, चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी आके। नहीं Yes, सब sir. कुछ कहता है क्या यार, फोन नंबर है आप टोक सकते हो। एक्चुअली हर पेपर अल्टीमेटली कहीं कहीं पीडीएफ फॉर्म में हम लोग के पास आता है। Yes, लास्ट में sir. जब सब बन जाता है तो एक फाइनल चेकिंग के लिए कि सर एक बार रिव्यू कर लीजिए पेपर को, मतलब क्वेश्चन अप टू मार्क वगैरह वगैरह, एक बार आता है तो कहीं कहीं पढ़ा ही जाता है व्हाट्सएप पे।
Yes, sir. आइए, तो इस टेस्ट को मैं एनसीईआरटी पढ़ता चलना, सॉरी इस चैप्टर को मैं अब एनसीईआरटी पढ़ता चल रहा हूँ, क्योंकि कंपाउंड बता चुका हूँ। इसी को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, मैं पूछता चलूंगा, फिर एनसीईआरटी दिखाऊंगा आपको। चलो सबसे पहले आइए, अभी एनसीईआरटी सब पढ़ के दिखा देंगे जो पूछ रहे हैं। आप बताइए, कार्बन नेचर में फ्री पाया जाता है, कंबाइन पाया जाता है, या दोनों रूप से? दोनों फॉर्म में। दोनों फॉर्म में। तो आप बताइए कार्बन का फ्री फॉर्म क्या है? सर ग्रेफाइट ग्रेफाइट, फ्यूलरीन, ग्रेफाइट है और फुलरीन डायमंड होगा। फुलरीन मैन मेड है बट वो भी डायमंड है, फ्यूलरीन, ग्रेफाइट, चारकोल, एलोट्रॉप, जितने भी मैंने एलोट्रॉप की बात नहीं कर रहा, कोल, मैंने कहा कार्बन चारकोल, नेचुरली अकरिंग फ्री फॉर्म, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल कोक, कार्बन ब्लैक कोल, और फ्यूलरीन। अब देखो गलती ही कर दी है ना, हमने क्या फ्री फॉर्म में नेचर में नहीं पाया। नेचुरली अकरिंग, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन। बस इतने ही पाए जाएंगे। नहीं होंगे सब। फ्यूलिन मैन मेड होता है, सिर्फ 3 है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है। दीज आर नेचुरली अकरिंग फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर कंबाइन की बात करें या कंपाउंड के रूप में बात करें, तो सबसे कॉमन जो है वो है कार्बोनेट साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑर्गेनिक। यस सर। अब अगली चीज आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का रिलेटिव अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में कितना है, व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट? 14%। 17वां सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट अगर कोई है तो कौन है? कार्बन है। अगली चीज, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 कार्बन 12, 13 और 14 14 वाला रेडियो एक्टिव है। तो बताओ कितने ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल है? 12 और 13। कार्बन 12 और 13। कार्बन 14 का 12, 13 रेडियो एक्टिव 14 रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव 5770 5775 557। क्वेश्चन सुनो, कार्बन 14 का इस्तेमाल क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस ऑफ लिविंग, कार्बन डेटिंग के लिए या कार्बन डेटिंग स्टडी के लिए, कार्बन डेटिंग के लिए या रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए। अगला सुनो, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट पहले पूछ ले रहे हैं, फिर अभी एनसीईआरटी में देख लेंगे हम लोग। अरे थोड़ा मोटा चल रहा है यार। मैं आ गया हूं सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर इनकी बात करें तो आप बताओ इसका यूज क्या है? सेमीकंडक्टर अल्ट्रा प्योर इन दोनों का यूज ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर बनाने में। आप बताओ, जब सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर बनाते हो तो अल्ट्रा प्योर सैंपल इस्तेमाल करेंगे या प्योर सैंपल? अल्ट्रा प्योर अल्ट्रा प्योर। ध्यान से सुनो, अल्ट्रा प्योर में अंतर क्या हो गया? अल्ट्रा प्योर का मतलब हो गया कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, 100% प्योर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जब बनाते हो तो डोपिंग करते हो, इम्प्योरिटी मिलाते हो डिजायर्ड प्रॉपर्टी पाने के लिए। अगर पहले से ही थोड़ा बहुत इम्प्योर रहा तो जो प्रॉपर्टी आप सोच रहे होगे वो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं अल्ट्रा प्योर सैंपल हमें चाहिए, यानी कहीं कोई किसी इम्प्योरिटी की कोई संभावना ना हो। और आप बताओ इन दोनों का अल्ट्रा प्योर सैंपल पाने का तरीका क्या है? जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। आप बताओ, ये जो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस आप करवाते हो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सर लिक्विड मटेरियल ज्यादा Impurities are more soluble in soluble state in than melt in rather solid. than solid. हाँ, Melt state than in solid state. impurities are more soluble in the melt than pure metal. Yes sir. Impurities are more soluble in the melt than pure metal. और अगला क्वेश्चन बताओ, जोन डिफाइनिंग प्रोसेस किन किन मेटल्स के लिए आप करवाते हो? सर जर्मेनियम के लिए ग्रेफाइट, जितने भी सर सेमीकंडक्टर होते हैं। ग्रुप 14, ग्रुप 13। ग्रुप 14 में आप लेते हो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और ग्रुप 13 पे आप ले लेते हो खास करके गैलियम है,
इनके लिए। अगली चीज, अगर हम आपसे पूछें, अब सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, सारा इंट्रोडक्शन जो हम लोग कॉपी में नोट करते हैं इंट्रोडक्शन, मैं आपसे पूछता केवल चल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाली पोर्शन। अगर हम आपसे पूछें सिलिकॉन नेचर में फ्री होता है या कंबाइन या दोनों रूप में? सर कंबाइंड फॉर्म में कंबाइन में मिलता है सिलिका और सिलिकेट। ओनली कंबाइन, combined, yes sir. ओनली कंबाइन। और अगर हम आपसे बोले कि 95% अर्थ क्रस्ट किस चीज से बना है? सिलिकॉन सिलिका। Silicates. ना, सिलिका एंड सिलिका। सिलिकेट यस सर। दोनों अलग अलग चीज हो गए। तो 95% अर्थ क्रस्ट बना है सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिकेट के लिए बातें हम लोग करके आ चुके हैं कि SiO4 - 4 इसका रिपीटिंग यूनिट होती है, और सिलिका क्या है? SiO2 है। अगला क्वेश्चन, आप बताइए सिलिकेट मैन मेड होते हैं या नेचुरली अकरिंग होते हैं या दोनों? दोनों दोनों। होते हैं सर। दोनों। दोनों। आप सबसे पहले मैन मेड सिलिकेट के नाम बताइए। सर सीमेंट और ग्लास। सीमेंट ग्लास। Ceramics. सीमेंट, Glass cement. हाँ सीमेंट, ग्लास, सिरेमिक्स। Ceramic. सिरेमिक्स। आप बताइए ग्लास बेसिकली किसका किसका सिलिकेट है? Sodium and magnesium. आप बोल सकते हो कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के सिलिकेट्स हैं। ग्लास इज मिक्सचर ऑफ अल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल सिलिकेट। जैसे हमने कहा हमारे पास है Na2SiO3 प्लस CaSiO3, यह एक ग्लास है। आप बताइए सीमेंट के लिए आपने बोला है, एस ब्लॉक हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आपने बोला है कि सीमेंट एक सिलिकेट है। आप बताइए सीमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सिलिकेट कौन सा है? मेजर कंपोनेंट या मेजर सिलिकेट प्रेजेंट इन सीमेंट? एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो मेजर कंपोनेंट है सिलिकेट सीमेंट का वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। चलिए, जर्मेनियम एज सच तो कुछ नहीं है इसके इंट्रोडक्शन में, लेकिन हम अब इसके बाद टिन की बात करेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। टिन, अगर हम आपसे बोलें कि नेचर में या पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा आइसोटोपिक की बात करें या बल्कि आइसोमर्स की बात करें, सॉरी आइसो, एक देखो एक चीज होता है, Yes sir. Isotopes. आइसोडाइफर। हाँ, एक होता है आइसोटोप्स, दूसरा होता है आइसोबार्स, तीसरा होता है आइसोडाइफर। आइसोबार्स। तो मैक्सिमम आइसोटोपिक फॉर्म होता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, तो इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करें एसएन के, तो बताओ जरा एलोट्रॉपिक फॉर्म। होते 3 हैं, लेकिन हम 2 से काम चला लेते हैं। सर व्हाइट होता है, रोम्बिक होता है, ग्रे होता है। अच्छा एक बात बताओ, टिन नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, यस सर। और अगर इस Yes, टिन का sir. टेम्परेचर हम करीब करीब 18 डिग्री या इससे कम कर दें, तो ये जो सॉलिड होता है Grey tin. पाउडर में कन्वर्ट कर जाता है। आप बताइए ग्रे टिन हो जाएगा। ग्रे टिन हो जाता है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टिन इनटू पाउडर टिन इज नोन एज, conversion of solid tin into powder tin at lower temperature is known as, Cry tin. no, tin plague। टिन प्लेट। हाँ, tin plague. TUE, tin plague, tin disease, Tin disease. tin disease। तो जब हम लो टेम्परेचर करते हैं तो टिन अपने एक इलेक्ट्रॉप में कन्वर्ट कर जाता है, सॉलिड से पाउडर फॉर्म में चला जाता है, और टिन का लोअर टेम्परेचर से सॉलिड से पाउडर फॉर्म में जाने की टेंडेंसी को नाम देते हैं टिन प्लेग या टिन डिजीज। टिन प्लेग या टिन डिजीज।
अगली चीज लेड। आप बताइए लेड का नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? लेड ऑक्साइड, गैलेना। लेड का नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? पीपीएस, PBS, सबसे कॉमन ओर क्या है? गैलेना। यस सर, yes sir, गैलेना। तो जो सबसे कॉमन नेचुरली अकरिंग फॉर्म है टिन का वो क्या है? गैलेना। टिन के दो कंपाउंड हैं, एक है रेड लेड और एक है व्हाइट लेड। व्हाइट लेड का फार्मूला बोलो। sir PbCO3 dot PbOH का whole twice, PbCO3 डॉट यही PbOH का whole twice, यही ना? yes sir, 2 PbCO3, 2 PbCO3, अप्लाई नहीं कि जब सीपीएमटी जैसा एग्जाम होता था तो आंसर होगा, आप उसके बाद पलट के देखना 2-3 बार आया हुआ है। जब तक 2 से मल्टीप्लाई Yes, नहीं sir. करोगे तब तक आंसर गलत हो जाएगा। yes sir, तो ये है आपका व्हाइट लेड, ये है रेड लेड। आप बताइए रेड लेड नॉर्मल ऑक्साइड है या मिक्स ऑक्साइड है? mixed Mix. oxide, ऑक्साइड। Mixed oxide. PbO and PbO2, अगर हम रेड लेड को गर्म करें तो क्या मिलेगा? 2 PbO और O2, हमको मिल जाएगा PbO और साथ मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस। और ये Yes, मिक्सचर है, ये किसका किसका मिक्सचर होता है? तो दो होते हैं PbO एंड प्लस PbO2, PbO2। PbO का नाम क्या है? लिथार्ज, लिथार्ज। लिथार्ज, रेड कलर PbO का का नाम होता क्या है। है? लिथार्ज। आप बताइए ये जो बेसिक लेड कार्बोनेट है जिसे आप व्हाइट लेड बोल रहे हो, बेसिक लेड कार्बोनेट। यार आज हम अपना ट्राई किए, क्या है लिखने वाला पैड आज चेंज करेंगे, इसमें पता नहीं कैसे भाग जाता है, लिखो कहीं जाता कहीं। हाँ स्मूथ हो गया है। आप बताओ ये जो बेसिक लेड कार्बोनेट है इसका यूज क्या है? सिंदूर और यही है क्या सर? सर पॉटरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एक्चुअली बेटा आजकल तो नहीं, लेकिन जब आयल बॉन्ड पेंट आते थे, अब तो मान लो पेंट इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई है, जब आयल बॉन्ड पेंट आते थे तो उनका जो बेसिक पिगमेंट था व्हाइट, वो यही था, व्हाइट लेड। लेकिन अब तो खैर मान लो आयल बॉन्ड पेंट है नहीं, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि इट इज यूज एज व्हाइट पिगमेंट इन पेंट इंडस्ट्री। जो सफेद कलर बनता था उसका जो बेसिक पिगमेंट था वो यही था, व्हाइट लेड। चलिए ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पोर्शन ये देख लिया, अब आओ इस चीज को यहाँ से देख लेते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14। कार्बन इज द, अभी हम लोगों ने बात किया है बच्चा, तो कह रहे हैं कि कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। आगे, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर। और कैसे होता है तो हम लोग इसके बारे में बात करके आ रहे हैं कि फ्री एज वेल एज कंबाइंड, कार्बन दोनों रूप में पाया जा रहा था। फिर जब एलिमेंटल स्टेट की बात करते हैं तो कोल है, ग्रेफाइट है एंड डायमंड, ये इसका एलिमेंटल नेचर था। और जब कंबाइंड फॉर्म की बात करते थे तो कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली कार्बोनेट साल्ट थे, हाइड्रोकार्बन थी और कार्बन डाइऑक्साइड थी। आगे, one can emphatically say that the carbon is the most, अब इसका रीजन आप बताएंगे। कार्बन is the most versatile element in the world, रीजन बताओ। बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। catenation, हाँ, कार्बन is the versatile element in the world. It combines with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine, sulfur, provides and the astonishing array, ऐसी स्पेलिंग लिख देता है, array of the materials ranging from the living tissue to drugs and plastics. Organic chemistry is devoted to carbon containing compounds. It is an essential constituent of the all living organism. नेचुरली अकरिंग कार्बन, अच्छा इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि नेचुरली अगर कार्बन की अगर बात करें तो इसके 3 है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। और कार्बन 14 की अगर बात करते हैं तो कह रहे हैं इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप।
टी हाफ याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते समय केवल दिमाग में पड़ा रहे। और इसका इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग में या कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सिलिकॉन की बात है, कहें सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो इसके लिए हम लोगों ने एक न्यूमोनिक्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ACl3 का मागे नम का। इससे यूजुअली जो 5 हमसे पूछे जाते हैं हमको याद हो जाता है इस न्यूमोनिक्स से कि अर्थ क्रस्ट में क्या अबंडेंस एलिमेंट्स की। तो हम लोगों ने पढ़ा था ACl3 का मागे नमक, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कहना है सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑलरेडी हम लोग इस चीज को जानते हैं। आगे, ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। हम लोगों ने अभी बात की है कि सिलिका और सिलिकेट 95% हमारे अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं। सिलिका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक्स, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, मैन मेड है। ग्लास मैन मेड है, सीमेंट मैन मेड है, एक भी नेचुरली अकरिंग नहीं है। सर सिरेमिक क्या होता है? हाँ बेटा, सर क्या होता है सिरेमिक? चीनी मिट्टी सुने हो? जी। सर वो और तो नहीं। क्ले ना हो गया। हाँ बच्चा, और में भी यूज होता अच्छा वो तो- क्ले हो गया, बहुत सही। नहीं। चीनी मिट्टी बोन, चाइना बोन, ये सुने हो? है क्या? क्ले नहीं है, यही सिरेमिक्स है। सर कार्बन ब्लैक और चारकोल में क्या अंतर है? हाँ एनिमल बच्चा, चारकोल और एनिमल चारकोल और चारकोल। एक्चुअली कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि कौन सा सोर्स है जिससे आप बनाते हो इसे। अगर आपने लकड़ी जला दिया तो उसका नाम है वुड चारकोल। अगर आपने कोकोनट का छिलका जला दिया कोकोनट चारकोल, हड्डी जला दिया तो बोन चारकोल या एनिमल चारकोल। तो ये जो चारकोल का नाम प्रॉपर्टी देते अलग हो, अलग होगी हाँ सर, बच्चा। प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। नहीं, प्रॉपर्टी देखो, ओवरऑल अगर चारकोल की बात करते हो तो चारकोल कोई भी होगा, अगर एक्टिवेटेड चारकोल है तो उसमें एक कॉमन सी प्रॉपर्टी होती है और वो होती है टेंडेंसी ऑफ एडजॉर्प्शन की। अब प्रॉपर्टी अलग अलग है कि इसको हम अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नो डाउट प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकती है? अगर नाम अलग अलग है, सोर्सेज अलग अलग है, तो कुछ तो अलग होगा। जैसे वुड चारकोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग गैस मास्क में, जैसे बोन चारकोल का इस्तेमाल हम लोग करते थे प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में। सर टॉक्सिक एब्जॉर्बेंट में भी यूज करते हैं भाई, बोन चारकोल का। अभी हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि हम गैस मास्क में इस्तेमाल करते हैं वुड चारकोल को। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम गैस मास्क में इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैस मास्क में इस्तेमाल करने का क्या मतलब हुआ कि कहीं केमिकल वेपन्स वगैरह का हमला हुआ है, उस फील्ड में जो लोग जा रहे हैं उन्होंने एक मास्क लगा रखा है, तो नो डाउट टॉक्सिसिटी को या पॉइजनस गैसेज को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जी सर, एनिमल चारकोल का यूज जब कोई लेकिन आपको लगता है फिनाइल पी लेता है तब यूज इतने करते सारे, हैं। लेकिन बच्चा आपको लगता है कितने डीप हम लोग को जाना चाहिए? नो सर, इतिहास उठा के देखो मेडिकल का। खाली प्रॉपर्टीज पूछते हैं बस। बोलो बच्चा। प्रॉपर्टी सर से प्रॉपर्टीज आप कहीं सुने थे? एनिमल चारकोल जो यूज होता है वो फिनॉल जो कोई पी लेता है सरफेस तब केमिस्ट्री यूज में करते यूज हैं। हुआ है बस। हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंटेंट, हम लोग नीट के क्राइटेरिया लेके पढ़ रहे हैं। हमने आपसे पिछले भी क्लास में कहा था, लिमिट नहीं है, जो हम आप पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है, शुरुआत है, ये चीजें बहुत आगे तक है। लेकिन अगर आपको किसी के बारे में, हमने कल पिछली क्लास में बोला था, अगर आपको किसी के संदर्भ में बहुत डिटेल जानना है तो कोई बात नहीं, आप बता दो, बुक्स हैं, हम उनको उनसे रेफरेंस लेकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं। हम आपसे क्लास में अपनी तरफ से वही बोलेंगे जिसकी जरूरत है, जो पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं किसी चीज में आपको थोड़ा सा डिटेल जानना है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आप बोल दो, हम देख लें। अब तुम पिछले 5 साल 10 साल का जरा नीट का पेपर पलट के देख लो, चारकोल के बारे में क्या पूछा गया, पलट के देख लो पेपर। आंसर तो आप लोगों ने किया होगा ना? क्यों भाई? यस सर। तो बच्चा पिछले 10 साल में जरा बताओ। और एक चीज और दिमाग में रखो कि हम लोग जब क्लास में तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग 45 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई 45 क्वेश्चन 45 में 45 सही हो जाना एक नहीं कई बार होता है, हर साल 1-2 लड़के कर ही लेते हैं।
लेकिन आप गारंटी दो कि हमने जो आपको ब्रीफ किया उसमें 45 से 44 नहीं हो पाएगा कि जो भी टीचर बोलता हो वो उससे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार कुछ ऐसे ऑड टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे आप याद करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी 2-3 साल पहले की बात थी, तो ऐसे टेलर इफेक्ट सर, जॉन टेलर इफेक्ट पूछ दिया था। जॉन टेलर इफेक्ट। हाँ मतलब ऐसा पूछ लिया कि जो समझ तुम्हारे नहीं आया 12th था कोर्स में किसी किताब में नहीं है, सर वो ऐसे तो उसके लिए हम लोग तैयारी भी नहीं करते हैं। यस सर, वो छांटने के लिए। लेकिन अगर आप चाहोगे तो हमने कहा ना कि इससे आपका फायदा भले ना हो, मेरा जरूर फायदा करवा दोगे। उस चक्कर में तुम पूछोगे तो उस चक्कर में हम किताबों का रेफरेंस लेके देखेंगे तो मेरा नॉलेज जरूर बढ़ जाएगा, हाँ तुम्हारे किसी का नहीं होगा। तो एसआरबी बैच को पढ़ाने में टीचर का एक फायदा हो जाता है कि वो चाहे या ना चाहे उसे ढेर सारी चीजें ऐसी पढ़ लेनी पड़ती हैं जो बच्चों के काम की भले ना हो लेकिन उसके लिए सही रहता है। तो सर अगर टाइम आपको तो कम है ना वैसे भी। अगर आपको एलोट्रॉप से जानना है तो मेरे पास किताबें रखी होंगी, नो भाई, सर, क्लासेस हम टाइम तो कम है हमारे पास तो। सर एनसीईआरटी प्लीज। नहीं, हम लोग नहीं कर बेटा कि हम लोग प्योरली लिमिटेड टाइम में हमारे लेकिन अगर आप चाहोगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं देख लूंगा एक बार। सर हमारे पुराने वाले नोट्स में ये सारे नोट्स लिखे हुए थे कि वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ये सब, तो इसकी तो जरूरत है नहीं ना पढ़ने की। अब तुम बताओ, अगर हमने भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, हमने भी ये कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। और सर वो पीट वगैरह का परसेंटेज दिया हुआ था कि किसका कितना है। लेकिन अभी ये चीजें नहीं पूछी जा रही है तो धीरे धीरे Yes, भाई sir. टीचर क्या करता है, वो देख रहा है कि 3 साल का हमारा ट्रेंड ये चल रहा है तो कौन सी NCERT चीजें कोई लेके चल रहा है। बताई थी उसे क्या कट डाउन करना है या क्या नई चीज आगे जो अपने नोट्स में शामिल कर लेना है। फिर जितना भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से सब काट दे रहे। भाई पढ़ाने का और छोड़ थोड़ी ना है बेटा। यस सर। अरे तुम इसी में तुम्हारे काका देव में कुछ ऐसे टीचर से तुम उठा लो, तुम्हारे कार्बन फेमी का नोट्स उठाओ तो कम से कम कुछ नहीं तो 35-40 पन्ने का नोट्स है। 35-40 पन्ने का पढ़ ही नहीं पाएंगे एक ही बार में। मतलब है यार, इतना पूरा अगर हम कर लेंगे, हमको रिवाइज भी तो कंटेंट उतना करना है। लेकिन अगर आप कहोगे तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, किताबें पढ़ी मैं देखूंगा। हाँ करंट में आप बोलोगे तो हो सकता है उसमें बहुत चीजें ना हो, रिसेंटली नहीं देखा, दिमाग में नहीं होगी। सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। हाँ बेटा, यस सर वॉइस लैग लैग कर रही है, है रुक आपकी। रुक कर। यार तुम्हारे बैच में ऐसा क्यों? सही आ बहुत रुक रही है। थोड़ी देर सही आती है फिर लैग करने लगती है। यस सर यही हो रहा है। हाँ तो चलो बच्चा, तो हाँ चारकोल के बारे में फिर और क्या बातें हो रही थी भाई? सीमेंट, सिरेमिक्स, ग्लास। हाँ बच्चा बोलो, अब कह दो, इतना आपने बोल दिया, आप क्या बोले? तो जो बोलना था वो भी नहीं बोलना है। बोलो भाई। यस सर। अरे यार तुम तो वैसे बोल रहे हो कि जैसे कहीं बहुत गहराई में चले गए, वहां से आवाज ही बहुत कम आ पा रही। नहीं, इसके बारे में हमने कहा बेटा कुछ नहीं, अब कुछ आती है मेडिकल में, कुछ किताबें हैं, पी बहादुर की किताबें हैं, हमें बहुत दूसरी किताबें देखना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने चारकोल करीब 1-1.5 पेज लिखा है, लेकिन नहीं जरूरत पड़ती है तो कभी उसको देखा भी नहीं गया। भाई जैसे हमने आपको सिलिकेट में क्या था, हमने आपको 2 और 3 डायमेंशनल सिलिकेट के बारे में कुछ नहीं बताया। हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, और जब टीचर बताएगा, लड़का नोट करेगा तो लड़का पढ़ेगा जरूर। हम लोग कोशिश करते हैं क्लास में बहुत कंसाइज मैटर, और जो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर वाले आते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि AIEEE हुआ, एम्स का अनसॉल्व हुआ, पुराने AMU के क्वेश्चन हुए, ये लोग 8 क्वेश्चन पूछते रहे हैं, तो इनके अनसॉल्व के थ्रू रिवाइज करते समय वो सारी चीजें हम कवर कर लें जो इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं। मतलब जो हम लोग की प्लानिंग होती है कि आपको कोई चैप्टर तैयार करवाने के लिए या केमिस्ट्री तैयार करवाने के लिए। यस सर। थोड़ा पढ़ाई आगे। अभी जब रिवीजन शुरू होगा तो देखो इन सब के क्वेश्चन देंगे, आपके पेपर में तो नहीं देते हैं
लेकिन जब हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं तब ये 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसे यूनिट वाइज करते हैं। उसमें IEEE होता है, इंसाल्ट होता है, एम्स के होते हैं, MU के क्वेश्चन होते हैं। उसमें ऐसा करते हैं कि जो इधर उधर की पॉइंट्स हैं कुछ जो कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाए। अच्छा, ये जो भी बच्चा ये इस पे बात कर रहा था, बेटा फोन नंबर मेरा है कि नहीं? सॉरी सर, अरे नहीं यार, गलती फोन हो नंबर है गई। कि नहीं मेरा? है सर। अच्छा, तो एक बार बेटा आप क्लास के बाद, अभी तो मान लो हम रैपिड फायर में जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, हमको लग रहा है शाम को 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक। तो आप एक बार 6:30, हो सकता है क्लास में इतना बात करने में हेजिटेट का मतलब होता है यार, तो आप 6 साढ़े 6 के आसपास हम एक बार फोन करना, तो हम लोग एक बार फोन पे बात कर लेंगे। अगर ऐसा लगता है कहीं से कुछ, तो हम लोग कुछ करना थोड़ी ना यार, जी थोड़ी नहीं बहुत सर। चीजें अप डाउन करनी है वो मैं कर लूंगा, इसी क्लास में आपके क्लास में कर लूंगा भाई, रनिंग में बोलता चला जाऊंगा। लेकिन एक बार 6 साढ़े 6 बजे फोन कर लेना, ये ध्यान रहे। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेड्स। अभी हमने आपसे इंट्रोडक्शन समय क्या बोला कि जर्मेनियम के बारे में हम लोग को बात नहीं करनी है। आगे है टिन अकर्स मेनली एज कैसिटेराइट। टिन का नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? कैसिटेराइट, और इसका एक नाम और क्या होता है? टिन स्टोन। और लेड की बात करें तो लेड के हमने क्या बोला? ओर्स। लेकिन मेनली जब लेड की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? PBS के रूप में। बाकी ओर्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, जानते हैं, तो वो सारे लेड के नेचुरली अकरिंग फॉर्म, नेचुरली अकरिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ लेड है, जो ओर्स हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ टिन और लेड पे दो चीजें इन्होंने दे रखा है, कैसिटेराइट टिन स्टोन और PBS। आप बताएं, कैसिटेराइट एक और है, इसका कंसंट्रेशन किस मेथड से करते हैं? बोलो भाई। अब लो, अब चुप हो गए तो कुछ नहीं बोलोगे क्या भाई? कैसिटेराइट एक और है, इसका कंसंट्रेशन हम लोग किस मेथड से करते हैं? सर नहीं पता। हाँ तो मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक मैग्नेटिक वोल्फ्रेमाइट के साथ प्रेजेंट। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और अगर आपने बोला मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड तो तुरंत सामने वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कैसिटेराइट में कौन सी इंप्योरिटी होती है? वोल्फ्रेमाइट। वोल्फ्रेमाइट। वोल्फ्रेमाइट वोल्फ्रेमाइट फेरोमैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन कैसिटेराइट नॉन फेरोमैग्नेटिक नेचर का है। यस सर। चलिए आगे। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ सर कोई माइक ऑफ नहीं कर रहा, डिस्टरबेंस आ रही है सर। पीछे वॉइस बहुत आ रही है। मेरे सर नहीं, ये रजत कोई है उसी के। रजत बच्चा, भाई बेटा आप कर लो। अच्छा, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक द ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके बारे में हम लोग बात अभी कर ही चुके हैं। द इंपॉर्टेंट एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज नीचे दी गई है। तो जो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने यहाँ पूरा कर लिया। अब एक बार हम इनके पीरियाडिक और फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रेडियाई की बात करें तो आप बताइए, कार्बन फैमिली के रेडियाई में कहीं कोई एक्सेप्शन है क्या? नो सर। नो सर। नो नो एक्सेप्शन, सर। नो एक्सेप्शन। दूसरा, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन जी दो तरह से बार बार हम लोग पूछते हैं, तो एक बार मैं यहाँ आपसे पूछ लेता हूँ। मेरे पास ग्रुप 13 है, मेरे पास ग्रुप 14 है और मेरे पास ग्रुप 15 है। चूंकि हम लोग कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं तो इसके अड़ोस पड़ोस वाले दोनों ग्रुप को कंसीडर कर लेते हैं। बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, फास्फोरस है, सॉरी गड़बड़ कर दिया यार, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, गैलियम है, आर्सेन, जर्मेनियम है जर्मेनियम और आर्सेनिक।
हाँ सर। आपको इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, इसके सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, और इसके थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। चलिए बताइए। फर्स्ट बोरान कार्बन कौन ज्यादा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। Increasing order. कार्बन ज्यादा। ऐसे ना? हाँ Yes, यस sir. सर। सेकंड बताओ। सिलिकॉन सर ज्यादा इसमें भी इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा। सर इसमें थर्ड अल्युमिनियम का ज्यादा हो जाएगा, आगे फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा। फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा। चलो थर्ड में आओ। सर जर्मेनियम का दोनों से ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा दोनों से। ये यस सर। फर्स्ट यस आयनाइजेशन सर। था 23, 76, सेकंड था 34, 67 और थर्ड था 45 और 78। आप बताइए, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। डिक्रीजेस। कोई एक्सेप्शन है? यस सर, 10 और लेड पीबी का। का ज्यादा 10 हो और जाएगा। लेड का। पीवी और एसएन का। तो आप हमें रेगुलर ऑर्डर बोलो। सिलिकॉन से जर्मेनियम से टिन तक कार्बन, slowly तो कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, लेड लेड और लेड, टिन। 10। हाँ ये तो यस सर। आप बताइए, ये लेड और टिन वाला एक्सेप्शन क्यों मिला था? सर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, मैंने आप पूरा 14 इलेक्ट्रॉन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर ऑर्डर की बात करें तो सर नीचे जाने पे घटेगी। डिक्रीज हो बीच में दोनों जाएगी, बराबर नीचे है। जाने पे। तो फर्स्ट डिक्रीजेज अप टू सिलिकॉन Yes, sir. Then becomes constant and then decreases. कांस्टेंट एंड डिक्रीज। and then increases. इसका मतलब हुआ कार्बन, कार्बन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम बराबर जर्मेनियम टिन बराबर, और टिन से लेड थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग बराबर ले लेते हैं क्योंकि जब हम वैल्यू चेक करते हैं तो 2.5 है, 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, 1.9। 1.9 है। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, एंड देन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। अगली चीज कैटिनेशन। आप बताओ कैटिनेशन किस बात पे डिपेंड करता है? मेटल मेटल बॉन्ड इसमें Bond Size or dissociation small and size of the enthalpy. element. Bond dissociation enthalpy. अच्छा, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि कैटिनेशन डिपेंड्स ऑन, तो पहला आप क्या बोल रहे हो? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी। दूसरा सब पॉलीवैलेंट होने चाहिए। हाँ, मतलब कम से कम बाई वैलेंट होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो यस वैलेंसी। सर। और बैलेंसी में कम से कम बाई वैलेंट होना चाहिए, इससे कम होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कोई रोल नहीं बचेगा, कम से कम बाई वैलेंट होना चाहिए। आप बताइए, मेरे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और मेरे पास फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड है, तो कौन ज्यादा मजबूत है? सर फास्फोरस फास्फोरस। Phosphorus, phosphorus. सेकंड वाला फास्फोरस फास्फोरस। कारण इंट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नाइट्रोजन में ज्यादा हो जाएगा। ये चीज, इस तरह के क्वेश्चंस आप कैटिनेशन से ले सकते हो बेटा। अगर हम कैटिनेशन की बात करें तो अगर हम डिफरेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा होता है कार्बन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है सल्फर, उसके बाद होता है फास्फोरस, उसके बाद होता है नाइट्रोजन। अभी आपने बोला है कि कैटिनेशन डिपेंड करता है बॉन्ड एंथैल्पी। इसका मतलब जो पहले वाला एलिमेंट होगा, अगर हम कंपेयर ही करें तो सीसी सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, एसआई सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा, सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से। क्यों? आप बोल रहे हो कि बॉन्ड एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि जो कैटिनेशन सबसे ज्यादा शो कर रहा है उसके सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने पड़ोसी वाले से ज्यादा हो जाएगी। तो आपसे जब मैंने पूछा कि बताइए नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, तो आप जो रीजन आप दे रहे थे वो ही परफेक्ट रीजन है, लेकिन यहाँ से भी अगर हम चाहें तो जुगाड़ हम बना सकते हैं कि कौन सा ज्यादा मजबूत और कौन सा कम मजबूत होना चाहिए। और अदरवाइज जो परफेक्ट आंसर था वो यही था कि इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा हो जाएगा और फास्फोरस फास्फोरस में कम हो जाता है। और कैटिनेशन का ये ऑर्डर याद करने के लिए हम लोगों ने किस न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल किया था? कशिश पाने की। कशिश पाने की।
अब जरा इस ग्रुप में आओ, कैटेशन बता दो। कार्बन की मच मोर ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, बोलो भाई। जर्मेनियम और टिन करीब करीब बराबर, और लेड कैटेशन शो नहीं करता, क्यों? सर क्योंकि आयनिक हो गया ना, वो तो कोवैलेंट का कैरेक्टर है। नहीं बेटा जी, मेटालिक कैटेनेशन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर हमसे बोला गया कि कैटेनेशन किसकी टेंडेंसी होती है, तो हमने क्या बोला, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। यस सर। और इस ग्रुप में लेड की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो मेटेलिक नेचर सबसे ज्यादा है, इसलिए लेड कैटेनेशन शो नहीं करता, नहीं करता। डज नॉट शो कैटेनेशन। अब अगर इन एलिमेंट्स के नेचर की बात करें तो हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। आप बताइए, कार्बन सिलिकॉन मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल। जर्मेनियम, टिन मेटलॉइड। मेटलॉइड। सेमी मेटल या मेटलॉइड। और लेड के लिए क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट। सॉफ्ट मेटल, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में जब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 चीजें देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन, इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन। किसी भी ग्रुप में जाओ, अगर इस ब्लॉक को छोड़ दो आप, अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, तो ये जनरल एक ट्रेंड होता है कि डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन। इसका मतलब जब यहाँ डेंसिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन से ज्यादा, सिलिकॉन से ज्यादा, जर्मेनियम से ज्यादा, टिन से ज्यादा लेड। लेकिन एक प्रिकॉशन याद रखना पड़ेगा, यह कार्बन क्या है, ग्रेफाइट। अगर आपने कार्बन को ग्रेफाइट ना लेके डायमंड ले लिया, तब आपको डेंसिटी का ऑर्डर ऐसे मिलेगा, कार्बन ज्यादा होगा सिलिकॉन से, और फिर बाकी यही सीक्वेंस मिल जाएगा। तो अगर आपने कार्बन को डायमंड ले लिया, तब डेंसिटी के लिए जो हम लोगों ने लिखा है ये बात गलत हो जाएगी, तब बोलेंगे फर्स्ट डिक्रीजेज अप टू सिलिकॉन एंड देन इंक्रीजेज। लेकिन अगर कार्बन को हम ग्रेफाइट लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेंसिटी डिक्रीजेज। जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि इतने डीप एक्सेप्शंस नहीं पूछे गए हैं, नहीं पूछे जाते हैं, तो जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन। लास्ट मेंबर है ग्रेटर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में होता है। डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन। जो माइन्यूट सा एक्सेप्शन हमें लास्ट में मिलता है, तो इस तरह लास्ट मेंबर इज ग्रेटर देन सेकंड लास्ट एलिमेंट। इतने डीप कभी आए नहीं है और इतने पूछे भी नहीं, में होता है। इलॉजिकल एक्सेप्शंस हैं, इतने पूछे भी नहीं जाते। आइए जरा एक बार ये सारी चीजें एनसीईआरटी से हम लोग देख लें, तो फिर वहां एग्जैक्टली ये हो जाएगा क्या क्या था। कोवेलेंट रेडियाई, यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया था, अब आओ फिर से उसको देखते हैं। कह रहे हैं देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देन आफ्टर सिलिकॉन टू लेड अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। कारण बताओगे क्या? डी ब्लॉक की वजह से सर। बिल्कुल सही, डी बिल्कुल ब्लॉक सही। बाद में आता है ना, इसी वजह से। अगर रेडियाई को आप चेक करोगे तो देखो यहाँ नीचे दे रखा है, या टेबल से हम लोग देख लेंगे कि अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं 77 और इसकी बात करें करीब करीब डबल से थोड़ा सा कम, लेकिन जब हम सिलिकॉन जर्मेनियम में जा रहे हैं तो उतना अंतर नहीं है, 4 का अंतर है। जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर देखो अंतर बढ़ गया, लेकिन फिर जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अंतर कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप सिलिकॉन और जर्मेनियम पे मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन 3D में जाना शुरू होता है, पुअर स्पेलिंग, और जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन 4f में जाना शुरू होता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन D के कारण मिला था, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 4f के कारण मिला था। तो जर्मेनियम एक सेल बढ़ गई कार्बन सिलिकॉन से जर्मेनियम पे जाने पे, आपका साइज बड़ी हो जानी चाहिए थी,
लेकिन पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D के कारण न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो साइज जितनी बड़ी होनी चाहिए थी साइज उतनी बड़ी होने नहीं पाती। और सिमिलरली टिन और लेड की जब बात करते हैं तो टिन से जब लेड पे जाते हैं तो होता क्या कि इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और 4f की स्क्रीनिंग बहुत ही गंदी है, तो इसके कारण एक सेल बढ़ने पे जितनी रेडियाई बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाती है, बल्कि पुअर स्क्रीनिंग एफ के कारण न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो बैलेंसर को खींच लेता है अंदर की तरफ, इसलिए रेडियाई थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर कोई बहुत क्रिएटिव एग्जामिनर हो और बिल्कुल एनसीईआरटी कहे हम एनसीईआरटी की लाइन नहीं पूछेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके रखना, ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि डेल्टा रेडियाई ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज R1 and delta radii of silicon and germanium is R2. What will be the relation between R1 and R2? R1 बराबर होगा R2 के, R1 is greater than R2 होगा, R1 is lesser than R2 होगा। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस लाइन से। तो अगर ये लाइन पढ़ करके एक्सप्लेन नहीं हुई है, पढ़ के कोई निकल गया है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस। अच्छा, इन्होंने रीजन कुछ दिया है। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन द हेवियर मेंबर्स। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ जाएगा तो पुअर स्क्रीनिंग आपकी शुरू हो गई डी की, और कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल आ जाएगा तो पुअर स्क्रीनिंग एफ की, यानी लेफ्ट के राइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। आयनाइजेशन एंथैल्पी, the first ionization enthalpy of group 14 members is higher than those of the corresponding members of group 13. The influence of inner core electrons is visible here also, जैसे बोरान फैमिली में हमको देखा था। In general, the ionization enthalpy decreases from down the group. Small decrease होता है silicon to germanium, germanium से tin, and slight increase कर जाता है टिन से लेड। ठीक है, अब इसको अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो यहां लिख लो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जब हम बोरान से एल्यूमिनियम पे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई थी, जब एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई थी, जब गैलियम से इंडियम पे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई थी, लेकिन जब इंडियम से थैलियम पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई थी। यानी एक एक्सेप्शन हमें यहाँ मिला था और एक एक्सेप्शन हमें यहाँ मिला था। ये एक्सेप्शन हमें मिला क्यों था, तो ये ऑलरेडी हम लोग बोरान फैमिली में ये चीज अंडरलाइन करके देख चुके हैं कि आखिर एक्सेप्शन हमें क्यों मिल रहा था। ठीक, अब इसके पड़ोस में तुम कार्बन फैमिली लिख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जहां कोई एक्सेप्शन नहीं है वो तो ये एरिया, सॉरी ये एरिया है जहां कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये एरिया है जहां कोई एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन बोरान फैमिली में मिला है। तो अगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, रेडियाई कम ही हो जा रही है, देखो सॉरी एनर्जी कम हो रही है, जबकि क्या होना चाहिए था, गैलियम का ज्यादा था, जर्मेनियम ज्यादा हो जानी चाहिए, यहाँ ये आपको मिलता है। तो अब एनसीईआरटी की स्लाइड को पढ़ो, इसको रेफरेंस, इसको दिमाग में रख। कहना है कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, स्मॉल डिक्रीज मिलता है सिलिकॉन से जर्मेनियम। क्यों? अगर इसके जस्ट पड़ोस की बात करोगे तो यहां देखो डिक्रीज नहीं था, एनर्जी बढ़ गई थी पुअर स्क्रीनिंग के कारण। तो अगर यहाँ एनर्जी इसकी बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब इन दोनों के एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जितना तेजी से नीचे की तरफ गिरनी चाहिए तो उतना तेजी से एनर्जी गिरेगी नहीं, क्योंकि इसके जस्ट वाले ग्रुप में एनर्जी यहाँ बढ़ गई थी पुअर स्क्रीनिंग के कारण। तो जब आप ग्रुप 13 से ग्रुप 14 पे आओगे तो पुअर स्क्रीनिंग का एक समाप्त थोड़ी ना हो जाएगी। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आप कहते हो कि हमारे पास इस कार्बन है, एक कार्बन पहला है और इससे एक ग्रुप जुड़ा है,
तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ मैक्सिमम। जब आप दूसरे कार्बन पे आते हो तो ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाता है, थर्ड पे तो बिल्कुल समाप्ति हो जाता है। तो ऐसे ही पुअर स्क्रीनिंग यही स्टार्ट हुई है। तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ दिखेगा? ग्रुप 13 पे। ग्रुप 14 पे आते हो यह इफेक्ट काफी कम हो जाता है, और नाइट्रोजन फैमिली तक आते आते यह इफेक्ट ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है, जो पुअर स्क्रीनिंग का इफेक्ट आप देख रहे थे, जिसके कारण रेडियाई में आपको एनर्जी में आपको एक्सेप्शंस मिले थे, वो ग्रुप 15 तक जाते जाते बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ चूंकि एक्सेप्शन था, बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, तो अब इन दोनों का अंतर भी क्या होगा? बहुत लिटिल होगा। और सिमिलरली यहाँ एनर्जी आपकी बढ़ गई थी, तो यहाँ फिर देखो ये क्या कर रहे हैं? बढ़ गए, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये डेटा हम चेक कर सकते हैं यहाँ से आके, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं तो अंतर ज्यादा है, लेकिन ये देखो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अंतर ज्यादा है, लेकिन इन दोनों को देखो तो यही 3D का इफेक्ट यहाँ था और 4F का इफेक्ट यहाँ। क्योंकि 3D की स्क्रीनिंग पुअर होती है, लेकिन 4F की स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है, इसीलिए यहाँ 3D की स्क्रीनिंग जो पुअर थी उसके कारण आयनाइजेशन जी बढ़ी तो नहीं, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग फिर भी अच्छी है, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर हो जाती है, सबसे गंदी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ जब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या कर गया? डोमिनेट कर गया। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में जाएंगे तो आप चूंकि तीसरे फैमिली पे जा चुके हैं, तो वहां ऑलमोस्ट ये सारी चीजें नेग्लेक्ट हो चुकी हैं। यही चीजें आगे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, due to the smaller size, electronegativity of group are slightly more than the electronegativity of group 13, ठीक है। और फिर कह रहे हैं the electronegativity value for the element यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम होती है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फिजिकल प्रॉब्लम। टिन और लेड की बात करते हैं। देखो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। एलिमेंट कहाँ गया भाई? ये एक कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो नॉन मेटल्स है। जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड। अच्छा, केवल एक मेटलॉइड लिया जर्मेनियम, हम लोगों ने टिन को भी कंसीडर कर लिया था। तो जर्मेनियम मेटलॉइड है और टिन आपका सॉफ्ट मेटल। और ऐसे ही मेटलॉइड को हम लोगों ने कैसे याद किया था? आंसू तेरी बा सी सब जी गई अटक गई। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है कि हम लोगों ने मेटलॉइड में यहाँ सिलिकॉन को लिया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाते समय हर टीचर सिलिकॉन को मेटलॉइड में लेता है, लेकिन सिलिकॉन मेटलॉइड नहीं है। बोरान जब चैप्टर पढ़ा था, बोरान को हम लोगों ने नॉन मेटल लिखा था। हाँ, जनरल स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो हम जरूर बोल देते हैं कि हमारे मेटलॉइड्स हैं, लेकिन इन दोनों को हम लोग मेटलॉइड में कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे हैं। केवल जर्मेनियम इकलौता मेटलॉइड। हाँ, पीरियोडिक पढ़ाते समय ये लिख पाता है, लेकिन बोरान मेटल, सिलिकॉन मेटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी मेटल्स की, सॉरी नॉन मेटल्स की। सर निमोनिक क्या है? आंसू तेरी बासी सब्जी अटक गई। चलिए, एक लेक्चर और हम लोग का लगेगा बेटा। अब मैं एक्चुअली 4 बजे से तो एक बार जाके स्लाइडें और वहाँ देखना होगा, तो मैं निकलूंगा। अब आपकी क्लास को फिलहाल आज यहीं हम लोग छोड़ देंगे। एक लेक्चर मुझे लगेगा, मुझे लग रहा है 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा ये पूरा चैप्टर समराइज करने में। एलोट्रॉप्स में तो सिर्फ पूछना ही पूछना है, बाकी इनसे आज हम फोन पे बात करके देख लेंगे। अगर कुछ अपडेट करना होगा एनसीईआरटी के बाहर जाके, तो अगली क्लास में वो आपको दे जाएगा। तो मुझे लग रहा है हार्डली 1 लेक्चर की बात, बस आपसे पूछ लेना, फिर एनसीईआरटी को देख करके जहाँ जो रीजनिंग है उसे एक्सप्लेन कर देना है बस। हाँ, नाइट्रोजन फैमिली जब शुरू करेंगे तो शुरू में इम्पोर्टेंस है।
आप बिल्कुल डिफरेंट चीजें पाओगे, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आगे वाले हर फैमिली में कॉमन होगा। तो शुरू के 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फैमिली, इनिशियल 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद तो उसमें भी यही सारी कहानी शुरू हो जाती है। जब कंपाउंड्स आ जाते हैं तो यही सारी कहानियां हैं। शुरू के 2 लेक्चर में हम लोग पूरी समरी लेते हैं, पूरे पी ब्लॉक 12 के पूरे पी ब्लॉक की समरी बनाते हैं, और वो करीब 20% के हर फैमिली में कॉमन हो जाता है हम लोग का। तो बच्चा इस क्लास को हम यहीं छोड़ रहे हैं आपकी, और फिर हम लोग कल मिलेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आपके अगले टेस्ट में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हाइलो एल्केन हेलो एरेन मॉडल है सर। अगला तो मॉडल है। अभी तो मॉडल आ रहा है सर, संडे वाले को। इसको तो मॉडल है। अरे तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना। हम्म। तो एक तो मान लो आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जा रही है, तो मैं या तो कहो हम अपनी क्लास 135 में रखें और 246 में आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों करवाएं। हाँ सर। लगा दें, कैसे करना है बताओ। ये सर ठीक रहेगा ये। यस तो ठीक रहेगा ये। ये रहेगा ना कि 135 में भाई मान लो ज्यादा मिश्रा सर ले रहे होंगे अपना एक्स्ट्रा जो भी पढ़ाते हो, और 135 में मैं लूंगा। तो ये है कि हम चाहे 1 ही घंटे के लेंगे, लेकिन ये चीजें रटने वाली होती हैं। तो जब एक बार ये रिदम हम लोग का बन जाएगा, तो फिर मैं बीच बीच में से आपको सप्लीमेंट्री जैसे बोल दूंगा कि आज चलो हम लोग हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड का क्लास टेस्ट ले रहे हैं। हाँ सर। 25 पन्ने का एक पेपर सामने रखा, चलो साथ साथ डिस्कस करते हैं, और आपको बताना है, हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। या बोल दिया कि Yes, आप sir. पढ़ के आना हाइड्रोजन कंपाउंड, मैं आपसे पूछूंगा एनसीईआरटी खोल के। तो धीरे धीरे पुराना रिवाइज करते, क्योंकि ये चीजें रटने वाली, जितनी बार पढ़ते चलोगे उतनी चीजें दिमाग में बनी रहेगी। यस सर। तो पहले तो आपका जो टॉपिक आ रहा है वो शुरू होना जरूरी है। तो उसमें हम जिस डेज में आपकी क्लासें होती हैं, उस डेज में हम ऑर्गेनिक और वो डीपी सर और वो विजय सर दोनों लोग लगा दें, या आप कहो कि इन डेज में लगा दें, जैसा आप कहो। सर सही है ये जो आप बता रहे हैं। और 135 में हम अपनी एक रखेंगे, ये 1-1.5 घंटे हम लोग की क्लास चलती रहेगी। यस सर। सर इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट हम लोग की मुलाकात होती है कल। हो सकता है मेरी ही लगी हो, जाके अभी देखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। बच्चा थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भैया तुम बात कर लेना डॉक्टर साहब 6 साढ़े 6 के आसपास। थैंक यू सर।